पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्रीमती आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न और लोकप्रिय आवाज़ों में से एक थी। 7 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपने दीर्घ एवं शानदार करियर के दौरान श्रीमती आशा भोसले ने विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। हमारे 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने प्रथम किटी कैलेटी को सफलतापूर्ण प्राप्त कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि रिएक्टर में नियंत्रित और सतत न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई है। माननीय सदस्यगण, ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रीय उपलब्धि भी है। 2 दशकों से अधिक की निर्माण अवधि में ये हमारे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की कई यूनिट के निरंतर प्रयासों का सफल परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को प्रोत्साहन मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को हासिल करने की भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिली है। मार्च 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी PFBR के कोल्ड लोडिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और समृद्ध थोरियम भंडारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए भारत की न्यूक्लियर रणनीति की 3 चरणों में परिकल्पना की गई है। वर्तमान में चल रहे फर्स्ट स्टेज में प्रेस्टाइट हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम प्राप्त होता है। PFBR के सफल संचालन के साथ ही भारत ने सेकेंड स्टेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस स्टेज में हम अधिक न्यूक्लियर ईंधन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम उपयोग करेंगे। परंपरागत रिएक्टर की तुलना में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अपनी ईंधन खपत के मुकाबले ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करने की विशिष्ट क्षमता होती है। हमारी थर्ड स्टेज थोरियम
यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर होगा। इससे ऊर्जा का सतत और दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे समय में जब भारत की ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही है, हम स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा स्रोत है जो हमें भरोसेमंद 24 घंटे और कम कार्बन वाली बिजली उपलब्ध कराता है। सभी हितधारकों के लिए सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा सेक्टर को खोलने के लिए इसी सदन ने दिसंबर 2025 में शांति एक्ट पारित किया था। राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के साथ हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। PFBR के क्रिटिकलिटी हासिल करने के साथ ही भारत ने लंबे समय से परिकल्पित इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। PFBR भारत के निरंतर प्रयास, इनोवेशन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण साक्षी है। यह हमारी वर्तमान क्षमताओं को भविष्य की अधिक सतत और आत्मनिर्भर न्यूक्लियर ऊर्जा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये उपलब्धि पूरी तरह स्वदेशी प्रयास के द्वारा हासिल की गई है। ये रिएक्टर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसमें अन्य भारतीय उद्योगों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के इकोसिस्टम और राष्ट्रीय सहभागिता की शक्ति का गौरवशाली प्रतीक है। माननीय सदस्य, इस उपलब्धि के साथ ही भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इसने राष्ट्र को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है जो जटिल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विकसित और उपयोग करने में सक्षम है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपलब्धि से अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने वाले और एक सुरक्षित, सतत एवं आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण पर जोर देने वाले देश का विश्वास दिखाई देता है। इसके अलावा PFBR के सफल संचालन से देश में न्यूक्लियर ऊर्जा का विस्तार आसान होगा और हम अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। इससे एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ईंधन साइकिल सिस्टम और हाई एंड इंजीनियरिंग में नए अवसर खुलेंगे। माननीय सदस्यगण, ये उपलब्धि एक नई शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जो हमारे वैज्ञानिक पायोनियर्स के विजन को आगे बढ़ाती है। एक ऐसी शुरुआत जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य के निकट लाती है। தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு இடையில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரை வலுக்கட்டாயமாக்க கூட்டியுள்ளது ஒன்றிய அரசு. நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் மொத்தம் 3 நாட்கள் நடைபெறும். தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற ஒன்றிய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. தொகுதி மறுவரையால் மக்களவையின் பலம் 543லிருந்து 850ஆக அதிகரிக்கும். தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் 39லிருந்து 58ஆக உயரும் என்று தோன்றும். ஆனால் இது ஒரு மாயை. தொகுதி மறுவரையறை நடைபெறும் போது தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் 46ஆக குறைந்துவிடும். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் பால்முருகன் இணைப்பில் இருக்கிறார். பால்முருகன், நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் மொத்தம் 3 நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது. தற்போது அது துவங்கி இருக்கிறது. கூடுதல் விவரம். அது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மேற்கு வங்கம் தமிழ்நாடு தேர்தல் நடைபெற இருக்கு. இதற்கிடையேதான் நாட்டையே தலைகீழாக புரட்டி போடக்கூடிய முக்கியமான மசோதாவை இன்று நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வருவதற்காக நாடாளுமன்றம் 3 நாட்களுக்கு கூட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதில் 131வது அரசியல் சாசன திருத்தமாக தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதில் அரசியல் சாசன பிரிவுகள் 81, 82, 84 உள்ளிட்ட கிட்டத்தட்ட 7 முக்கிய பிரிவுகளை திருத்தும் வகையில் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்படுகிறது. இந்த மசோதாவுக்கு திமுக காலையிலேயே நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறது. சபாநாயகருக்கு திமுக மக்களவை குழு தலைவர் TR பாலு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அதே போன்று நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் கனிமொழி நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார், தாக்கல் செய்யக்கூடாது, இது
கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது, அரசியல் சாசன அடிப்படைக்கு எதிரானது என்பதால் இதனை தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நாடாளுமன்றத்திற்கும் இந்த கருப்பு உடை அணிந்து திமுக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக கருப்பு சட்டை அணிந்து வந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கிறது. அப்போது திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஒட்டுமொத்தமாக அதனை எதிர்ப்பதற்கு தற்போது திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த 131வது மசோதா என்பது அரசியல் சாசன மசோதா என்பதால் 3/2 பெரும்பான்மை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவை. ஆனால் தற்போது அந்த எண்ணிக்கை ஆளும் பாஜக கூட்டணிக்கு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனாலும் இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற தற்போது பாஜக திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவிக்க தற்போது திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிரிஜா, கூடுதல் விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி பால்முருகன்.